मध्य प्रदेश का रियल हॉन्टेड रोड। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। हमारा आज का ये जो रियल हॉरर एक्सपीरियंस है, ये हमारे साथ शेयर किया है दीपाली ने, जो कि एमपी के एक छोटी सी टाउन से बिलोंग करती है, और यह उनके साथ हुआ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। लाइफ कभी कभी हमारे लिए ऐसी चीजें प्लान कर देती है जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोची होती। कई लोग पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के लिए जगह जगह एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पूरी लाइफ टाइम में ऐसे एक्सपीरियंस नहीं होते। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत में ये एक्सपीरियंस ऐसे ही लिखे होते हैं और चलते फिरते उनके साथ ऐसे डेडली एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि जब वो किसी और को सुनाने जाते हैं तो लोग इन बातों पर विश्वास ही नहीं करते। कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ दीपाली के साथ, जब एक शाम वो अपनी कोचिंग से थकी हारी अपनी स्कूटी से घर वापस लौट रही थी। यह उस टाइम की बात है जब दीपाली 10वीं क्लास में पढ़ती थी और बोर्ड एग्जाम शुरू होने में बस 1-2 महीने बाकी थे। पढ़ाई का इतना प्रेशर था कि सुबह से शाम तक उसका ज्यादातर टाइम कोचिंग में ही निकल जाता था। सर्दियों का मौसम था और आपको पता है सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। लेकिन 10वीं बोर्ड में अच्छा स्कोर करने का प्रेशर था और इसके अलावा दीपाली के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। उसकी कोचिंग उसके घर से काफी दूर थी और वो रोज अपनी स्कूटी से वहां जाया करती थी। एक दिन हमेशा की तरह वो अपनी कोचिंग खत्म करके रात करीबन 8:15 बजे के आसपास अपने घर की तरफ लौट रही थी। घर जाने के रास्ते में एक लंबी नहर पड़ती थी और उस नहर के आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था, सिर्फ खाली खेत, कुछ पुराने बड़े बड़े पेड़ और एक सुनसान सी सड़क। भरी दोपहर में भी वो सड़क थोड़ी अजीब सी फीलिंग देती थी, लेकिन शाम होने के बाद वो जगह पूरी तरह सुनसान हो जाती थी। दीपाली के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, वह रोज इसी रास्ते से गुजरती थी। लेकिन उस दिन उसे थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया था और करीबन 8:30 या 8:45 बजे के आसपास वो उस सड़क से गुजर रही थी। सड़क पर थोड़ी थोड़ी देर में 1-2 गाड़ियां गुजर रही थी और दीपाली अपनी स्कूटी चलाते हुए अगले दिन होने वाले अपने टेस्ट के बारे में सोच रही थी। चलते चलते अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी ने सफेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। उसकी उम्र करीबन 45-50 साल के आसपास होगी और वो इस तरह गाड़ियों को रोकने के लिए हाथ दे रहा था। जैसे ही दीपाली उसके पास पहुंची, उसने हाथ उठाकर रोकने का इशारा किया। दीपाली ने पहले तो स्कूटी धीमी की। उसके मन में हिचकिचाहट दी थी कि इतनी रात को किसी को लिफ्ट देना सेफ नहीं है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद इसकी कोई मजबूरी होगी, क्योंकि उस आदमी के चेहरे पर थकान और परेशानी साफ झलक रही थी और देखने में वो कोई गुंडा नहीं बल्कि डिसेंट सा लग रहा था। तो दीपाली ने कुछ सोचकर स्कूटी रोक दी और पूछा, क्या हुआ अंकल, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा क्या मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगी? दीपाली ने 1 मिनट के लिए उसे स्कैन किया, जज किया कि आदमी सही है या गलत, और फिर हाँ में सिर हिला दिया। जी अंकल, बैठ जाए। वो आदमी बिना कुछ बोले चुपचाप दीपाली की स्कूटी के पीछे बैठ गया। स्कूटी चलने के 2-3 मिनट तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक दीपाली के शरीर में चिल्स आने शुरू हुए। रोंगटे खड़े हो जाना, एक अजीब सी सेंसेशन आना जैसे कुछ डर वाली चीज पास हो। शुरू में उसे लगा शायद सर्दी के मौसम की ठंडी हवा की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जब बार बार वही चिल्स महसूस होने लगे और हर बार पहले से ज्यादा, तो दीपाली को अजीब लगने लगा। सुनसान सड़क थी, दोनों तरफ खेतों की तरफ से अंधेरा था। पीछे बैठा वो आदमी बिल्कुल चुप था, लेकिन अचानक उसने खुद ही बात करना शुरू किया और दीपाली से एक ऐसा सवाल पूछा जिससे उसका दिमाग हिल गया। बेटा एक बात पूछूं? दीपाली ने कहा, जी अंकल पूछिए। उसने पूछा, तुम भूत प्रेत आत्मा वगैरह में विश्वास करती हो? ये सुनकर दीपाली को हंसी आए। अंकल, ये भूत प्रेत वगैरह सब फिल्मों और कहानियों तक ही होते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं होती, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती। उसकी बात सुनकर वो आदमी थोड़ा हंसा और बोला, बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं भी कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरा विश्वास बदल गया। अब दीपाली को थोड़ा इंटरेस्ट आया। उसने पूछा, अच्छा अंकल आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? तब उस आदमी ने थोड़ा सीरियस होकर अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि कुछ देर पहले वो भी इसी सड़क से अपनी बाइक पर घर जा रहा था। अंधेरा था, सड़क बिल्कुल खाली थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जहाँ ये नहर खत्म होती है वहाँ एक बहुत बड़ा पुराना पीपल का पेड़ है, और जब वो उसके पास पहुंचा तो सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। पहले लगा कोई इंसान है, सफेद कपड़े पहने हुए, लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचा एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दीपाली ने पूछा, अंकल ऐसा क्यों?
उस आदमी ने कहा कि जब वो पास पहुंचा तो उसे उस आकृति का कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बस ऐसा लग रहा था मानो एक सफेद कपड़ा हवा में लहरा रहा हो। ये देखकर वो डर गया और बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वो परछाई अचानक उसकी बाइक के सामने आकर खड़ी हो गई। बाइक बचाने की कोशिश में उसका कंट्रोल चला गया और वही उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सब सुनते सुनते दीपाली के मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। माहौल हल्का करने के लिए उसने कहा, अच्छा, आपका एक्सीडेंट हो गया था। चलो अच्छा है, आपको कुछ नहीं हुआ, आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। लेकिन आपकी बाइक कहाँ है? इस सवाल का पीछे से कोई जवाब नहीं आया। दीपाली को अजीब लगा कि अंकल जवाब क्यों नहीं दे रहे। तभी उसके दिमाग में आया कि अगर उस आदमी का एक्सीडेंट उस पीपल के पेड़ के पास हुआ था जो अभी आगे आने वाला है, तो ये अभी यहाँ क्या कर रहा है और वापस उसी पेड़ की तरफ क्यों जा रहा है? और जब उसने उसे लिफ्ट दी थी तो उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, कपड़ों पर मैल तक का दाग नहीं था, जबकि एक्सीडेंट में तो कपड़े फट जाते या गंदे हो जाते। पीछे से अब भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। दीपाली अपने ही सवालों में उलझी हुई थी। उसने साइड मिरर में देखा तो उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसके कपड़े दिखाई दे रहे थे कि पीछे कोई बैठा है। वो कुछ और बोल पाती, इतने में आगे सड़क किनारे वही बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई दिया और जैसे ही वो दिखा, पीछे से आवाज आई, यही रोक दो बेटा। दीपाली ने पेड़ से थोड़ा दूर स्कूटी रोक दी। इधर उधर देखा, आसपास न कोई घर था, न दुकान, न कोई रास्ता, सिर्फ वही पुराना पीपल का पेड़ था। उसने पूछा, अंकल यहाँ? उस आदमी ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ बेटा, नहीं, और स्कूटी से नीचे उतर गया। आगे आकर दीपाली की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। उसने थैंक यू कहा और दीपाली ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं अंकल। अब तक जो कुछ हुआ था वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अब जो होने वाला था वो दीपाली ने सपने में भी नहीं सोचा था। गाड़ी से उतरकर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम भूत प्रेत आत्माओं में विश्वास नहीं करती, लेकिन शायद तुम ये नहीं जान पाए कि मैं जिंदा नहीं हूँ। ये सुनते ही दीपाली के हाथ पैर सुन्न हो गए। खुद इमेजिन कीजिए, एक आदमी आपके साथ गाड़ी पर बैठ कर आता है, उतरकर कहता है कि तुम अभी तक जिससे बात कर रही थी वो जिंदा नहीं है। वो डर के मारे कांपने लगी। एक पल के लिए लगा शायद वो मजाक कर रहा है। हकलाते हुए पूछा, क्या मतलब? उस आदमी ने धीरे से पेड़ की तरफ इशारा किया, यही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और दीपाली की आंखों में देखते हुए बोला कि जो कहानी उसने अभी सुनाई थी वो उसी की अपनी कहानी थी और वो उस हादसे में मर चुका है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दीपाली का शरीर बिल्कुल अकड़ चुका था। उसे काटो तो खून नहीं। विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों का लुक देखकर समझ आ गया था कि ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा। वो कुछ बोलना चाहती थी पर जुबान नहीं निकल रही थी। तभी उस आदमी ने कहा, उस पेड़ के पीछे खड्डे में मेरी मोटरसाइकिल और मेरी लाश पड़ी है। इतना कहकर वो 2 कदम पीछे हुआ और दीपाली की आंखों के सामने हवा में गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ, दीपाली जैसे ट्रांस से बाहर निकली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं था। होश में आते ही उसका मन हुआ वहां से भाग जाए, लेकिन फिर पता नहीं कैसे उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई, स्कूटी खड़ी करके पेड़ के पास गई। वहां पहुंचकर इधर उधर देखा तो पेड़ के पीछे एक आदमी और एक बाइक पड़ी दिखाई दी, जिससे लग रहा था वहां एक्सीडेंट हुआ है। और दीपाली पहचान गई कि यही वो आदमी था जो उसके साथ लिफ्ट लेकर आया था, क्योंकि खड्डे में पड़े उस आदमी ने वही कपड़े पहने हुए थे। ये देखते ही दीपाली के होश उड़ गए। कुछ समझ में नहीं आया। वो डरते हुए तुरंत भागी, स्कूटी तक पहुंची, स्टॉप करके सीधा घर की तरफ निकल पड़ी। घर पहुंचते पहुंचते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। दिमाग में वही बातें घूम रही थी। ठीक से याद भी नहीं कि वो कैसे घर पहुंची, कैसे दरवाजा खोला, कैसे कमरे तक पहुंची। बस इतना याद था कि वो अंदर गई, बैग फेंका और सीधा बिस्तर पर जाकर लेट गई और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। अभी सुबह जब घर वालों ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। घर वाले परेशान हो गए, डॉक्टर बुलाया गया, दवाइयां दी गईं, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। 2-3 दिन तक यही चलता रहा और इस पूरे वक्त दीपाली आधी बेहोशी की हालत में पड़ी रही। कभी आंखें खुलती, कभी बंद हो जाती, कभी नींद में बड़बड़ाने लगती, कभी अचानक डरकर चिल्लाने लगती। इस दौरान उसे खुद कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। करीब 1 हफ्ते बाद जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई और होश आने लगा, तब उसकी बड़ी बहन उसके पास बैठी थी। दीपाली ने कमजोर आवाज में पूछा, दीदी, मेरे साथ क्या हुआ था? ये सुनते ही उसकी बहन कुछ सेकंड चुप हो गई।
चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, तुझे कुछ भी याद नहीं है? दीपाली ने ना में सिर हिलाया। बहन ने गहरी सांस लेकर बताना शुरू किया, उस रात जब तू घर आई थी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। सीधा कमरे में जाकर सो गई और अगले दिन तुझे तेज बुखार था। हमें लगा शायद थकान की वजह से बुखार आया है, लेकिन फिर तू अजीब हरकतें करने लगी। एकदम चिल्लाने लगती, कोने में जाकर बैठ जाती, डरने लगती। हमें लगा शायद बुखार की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन शाम होते होते एक ऐसी चीज हुई जिस पर हम में से किसी को विश्वास नहीं हुआ। रात करीब 8 बजे होंगे, घर में सब बैठे थे, तभी तू अचानक कहीं गायब हो गई। पूरे घर में ढूंढा लेकिन तू कहीं नहीं मिली। तभी मुझे छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैं दौड़कर छत पर पहुंची तो देखा तू दीवार के किनारे इस तरह खड़ी है कि एक कदम और आगे बढ़ाती तो नीचे गिर जाती। मैंने आवाज लगाई, नीचे उतरने को कहा, लेकिन तू कुछ सेकंड बाहर की तरफ देखते हुए सीधी खड़ी रही, फिर धीरे धीरे सिर मेरी तरफ घुमाया। मैं बता नहीं सकती, जब तू मुझे देख रही थी तो तेरी आंखें पूरी तरह लाल थी, ऐसा लग रहा था जैसे खून उतर आया हो। मुझे बहुत डर लगा। फिर अचानक तू बहुत अजीब तरीके से हंसने लगी। वो हंसी बिल्कुल इंसानी नहीं थी। मैं जोर से चिल्लाई, मेरी आवाज सुनकर बाकी सब भी छत पर आ गए। सबने तुझे नीचे उतरने को कहा, लेकिन तूने कहा कि तभी उतरेगी जब तुझे दारू और चिकन खिलाया जाएगा। ये सुनकर सब सन रह गए, क्योंकि तू शर्तें रख रही थी और वो भी दारू चिकन की। बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तू मानी नहीं। आखिर में तेरे लिए दारू और चिकन मंगाना पड़ा। ये सुनकर दीपाली को झटका लगा। क्या बात कर रही हो? मैंने दारू चिकन मांगा? तुम्हें पता है मैं नॉनवेज नहीं खाती, घर में बनता भी है तो मैं दूर हो जाती हूँ, और दारू तो मैं मांगूंगी ही नहीं। बहन ने कहा, हाँ लेकिन तू या जो भी तेरे अंदर था बार बार कह रहा था कि अगर ये नहीं लाया गया तो अभी यहाँ से कूद जाएगा। मजबूर होकर हमें ये सब लाना पड़ा। भैया जल्दी से एक बोतल दारू का पववा और एक मुर्गा लेकर आए। छत पर रखते ही तू दीवार से कूदकर आलती पालती मारकर उसके सामने बैठ गई और सबकी आंखों के सामने पववा खोलकर एक ही घूंट में पूरा पी गई और मुर्गा खाने लगी। थोड़ा खाकर फिर बोली, और लाओ, तेरी 3-4 पव्वे और 2 मुर्गे तेरे लिए लाए गए, और हर पववा तू एक ही घूंट में पी जाती और दोनों मुर्गे अकेले खा गई। उसके बाद तो उठी, सबकी तरफ अजीब सी मुस्कुराहट के साथ देखा, बिना हाथ धोए सीधे कमरे में जाकर सो गई। तू तो सो गई, लेकिन हम सबकी नींद उड़ चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। आखिर पापा को याद आया कि उनके दोस्त के पिताजी ऐसे मामलों में लोगों की मदद करते हैं। गांव और आसपास लोग उन्हें काफी मानते भी थे। फोन करके उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा, बिटिया को कल सुबह मेरे पास ले आओ। अगले दिन हम सब तुझे लेकर वहां पहुंचे। अंदर जाते ही एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उनके आंगन में पुराना नीम का पेड़ था और उसके नीचे लकड़ी की एक चौकी पर वो दादाजी बैठे थे। तुझे उनके सामने बिठाया गया। कुछ सेकंड वो कुछ नहीं बोले, बस ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने हम सब से थोड़ा दूर बैठने को कहा। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही दादाजी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, तुझे शरीर के अंदर बेचैनी होने लगी। तू सिर पकड़कर इस तरह घुमाने लगी जैसे तेज दर्द हो रहा हो। फिर बार बार वहां से उठकर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। करीब आधे घंटे तक दादाजी ने पूजा पाठ किया, तेरे ऊपर से जल उतारा, फिर जल छिड़का, और फिर 1 मिनट के लिए तू जैसे सो गई। वहीं लेटे लेटे तेरा शरीर ढीला पड़ गया, शायद बेहोश हो गई थी या सो गई थी। फिर दादाजी ने कहा, अब ये बिल्कुल ठीक है। जब तू सो रही थी तभी दादाजी ने हम सबको बताया कि उस रात जब तू घर लौट रही थी, उससे कुछ देर पहले, शायद आधा 1 घंटा पहले, वहाँ एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और उसी आत्मा ने तुझे पजेस कर लिया था। ये सुनकर दीपाली ने अपनी दीदी को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, कैसे उस आदमी ने लिफ्ट मांगी, कैसे बातें हुई, और उसके बाद वो सीधा घर आकर सो गई थी। तब उसकी दीदी को भी विश्वास हो गया कि दादाजी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। दीदी ने बताया कि दादाजी के मुताबिक वो आदमी शराबी था और शराब पीकर बाइक चलाने की वजह से ही उसका एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई थी। इसी वजह से दीपाली भी उस रात शराब और चिकन मांग रही थी। वह आत्मा दीपाली के शरीर के जरिए अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। दादाजी ने समझाया कि कुछ जगहों पर हुई दुखद घटनाओं का असर लोगों पर पड़ सकता है, खासकर जब इंसान पहले से थका हुआ हो या मेंटली डाउन फील कर रहा हो। इस तरह दीपाली को समझ आया कि जिस आदमी को उसने लिफ्ट दी थी, उसने तो भली मंशा से किसी की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो लिफ्ट दे रही है वो जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक अतृप्त आत्मा है।
इस तरह दीपाली ने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ का सबसे अजीब पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। यहाँ तो उसका सामना एक बहुत सामान्य स्तर की अतृप्त आत्मा से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी इंसान की एक्सीडेंट या इस तरह की अकस्मात अननेचुरल और अनटाइमली मौत होती है तो उसे खुद पता नहीं चलता कि वो मर चुका है। ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा उसी आसपास की जगह भटकती रहती है और कई बार किसी इंसान के अंदर घुसने की कोशिश करती है। उसी दौरान अगर आसपास कोई ऐसा इंसान आ जाए जो स्पिरिचुअली डाउन हो तो आत्मा उससे कनेक्ट होकर उसे पजेस कर सकती है। यहाँ भी यही हुआ। दीपाली ने जितनी देर उस आदमी के साथ इंटरेक्ट किया उतनी देर में उसके लिए एक विंडो खुल गई जिससे वो दीपाली को पजेस कर सका और मरने से पहले जिस दारू चिकन की इच्छा हुआ करती थी उसे वो कंटिन्यू रखना चाहता था। लेकिन घर वालों के सामने जब दीपाली ने ऐसा बिहेवियर किया तो उन्हें सब समझ में आ गया और समय रहते वो उसे सही आदमी के पास ले गए और इस तरह दीपाली ठीक हो गई। इसीलिए कहते हैं रात को अगर आप किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हो तो अच्छी तरह कंफर्म कर ले कि जिसे लिफ्ट दे रहे हैं वो इंसान है या कोई चलती फिरती आत्मा। वैसे एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा, अगर आपको इस तरह रास्ते में कोई आदमी लिफ्ट मांगता हुआ मिले तो क्या आप उसे लिफ्ट देंगे?